हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज चैप्टर का नाम क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन सॉल्यूशन ये क्लास 12th का केमिस्ट्री का चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर है। तो आप एग्जाम के आते आते हम लोग सारे चैप्टरों का रिवीजन कर लेंगे। हफ्ते भर में आपका पार्ट फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा और पार्ट सेकंड उसके बाद हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, यानी 15 फरवरी तक मैं आपके सारे चैप्टर को कंप्लीट कर लूंगा। चलिए आते हैं सबसे पहले सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर भी बोलते हैं। इसका एक और नाम क्या है? मिक्सचर। तो यहाँ पर मैं बताता हूँ, ध्यान से देखिएगा। हम लोग पहले क्लास 11 में पढ़े थे मैटर। मैटर को दो भागों में बांटा गया था। एक ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी और दूसरा क्या था? ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी के आधार पे जो था वो 5 था: सॉलिड, लिक्विड, गैस, प्लाज्मा और कंडेंसेट। केमिकल के आधार पर दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन? प्योर सब्सटेंस और इम्प्योर सब्सटेंस। प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन? एक एलिमेंट और दूसरा क्या था? कंपाउंड। थोड़ा फास्ट चला जाएगा, अगर आपको कोई समस्या होगा तो आप कमेंट करिएगा, उसका जवाब आपको मिल जाएगा। इम्प्योर सब्सटेंस को दो भागों में बांटा गया था। कौन कौन? होमोजेनियस मिक्सचर और हेटेरोजेनियस मिक्सचर। ठीक, होमोजेनियस का केवल एक ही था, ट्रू सॉल्यूशन, और हेटेरोजेनियस का दो था, सस्पेंशन और कोलाइडल। इतना तक मैं पिछले क्लासों में भी और मेरे जो पीछे की वीडियो थे मैंने उसमें भी बता दिया था। चलिए, तो आज हम लोग केवल बस किसके विषय में पढ़ा जाएगा? होमोजेनियस के विषय में पढ़ा जाएगा। ठीक, चलिए इसको हम इरेज कर लेते हैं। चलिए, तो यहाँ पर क्या है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन को ही क्या बोलते हैं? मिक्सचर बोलते हैं। मिक्सचर बोलते हैं। अभी जो हमारा मिक्सचर है यानी इम्प्योर सब्सटेंस है। इम्प्योर सब्सटेंस क्या होता है? जो दो या दो से अधिक सब्सटेंस से मिलकर बना होता है, उसे इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। तो इम्प्योर सब्सटेंस जो है उसमें दो भाग है, होमोजेनियस और हेटेरोजेनियस। अभी जो हम पढ़ेंगे वो केवल और केवल होमोजेनियस के विषय में पढ़ेंगे। होमोजेनियस मिक्सचर। होमोजेनियस मिक्सचर के विषय में पढ़ेंगे। यानी यहाँ पे जो सॉल्यूशन है ये कौन सा सॉल्यूशन है? बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी का मतलब होता है दो, यानी जब दो कंपोनेंटों से कोई सॉल्यूशन मिलकर बने या मिक्सचर बने उसे क्या कहेंगे? बाइनरी सॉल्यूशन कहेंगे। और वो दो कंपोनेंटों का नाम क्या होगा? एक का नाम होगा सॉल्यूट और दूसरे का नाम क्या होगा? सॉल्वेंट। सॉल्यूट 6 शब्दों से अक्षरों से मिलकर बना है, ये 7 से मिलकर बना है। इसका मतलब जो सॉल्यूशन में, ट्रिक मैं बता रहा हूं, जो सॉल्यूशन में जिसकी मात्रा अधिक रहेगी, लार्जर अमाउंट में जो रहेगा उसे क्या कहेंगे? सॉल्वेंट कहेंगे। और जो लेसर अमाउंट में रहेगा, लेसर अमाउंट में, उसे क्या कहेंगे? सॉल्यूट कहेंगे। तो यानी द सॉल्यूशन इन विच लार्जर अमाउंट प्रेजेंटिंग सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्वेंट एंड लेसर अमाउंट प्रेजेंटिंग सब्सटेंस इज नोन एज सॉल्यूट। इसको दूसरी भाषा में भी कह सकते हैं। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? विलेय बोलते हैं, विलेय। और इसको क्या हिंदी में क्या बोलते हैं? विलायक बोलते हैं। विलायक, जिसके अंदर लायकियत हो, घुलने की क्षमता हो, उसे क्या कहेंगे? विलेय। यानी इंग्लिश में क्या बोलेंगे? मिक्सचर विच हैव कैपेबिलिटी टू डिसॉल्विंग इज नोन एज सॉल्वेंट एंड विच हैव कैपेबिलिटी टू डिसॉल्विंग ईच अदर इज नोन एज सॉल्यूट। चलिए, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के आधार पर जो मिक्सचर होता है यानी जो सॉल्यूशन होता है वो आपके 3 टाइप का होता है, और सॉल्यूट के आधार पर वो आपका नो टाइप का होता है। चलिए, तो यहाँ पर अभी हम क्या पढ़ेंगे? सॉल्यूशन का डेफिनेशन। मैंने सॉल्यूट बता दिया। सॉल्यूशन का डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द होमोजेनियस मिक्सचर इन विच सॉल्यूट डिसॉल्विंग द सॉल्वेंट इज नोन एज सॉल्यूशन या बाइनरी सॉल्यूशन। हमारे सिलेबस में केवल बाइनरी सॉल्यूशन है, ट्राइनरी नहीं है, क्वाटरनरी नहीं है, टेट्रा नहीं है। ठीक है, टेट्रा को ही क्वाटरनरी बोलते हैं, पेंटा भी नहीं है। तो दो ही केवल पढ़ना है हमको। तो यहाँ पर हमारे पास टेबल बने, वो लिखेंगे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। अगली हेडिंग क्या होगी आपका? टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। जो सॉल्यूशन होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन? गैसियस सॉल्यूशन, फिर लिक्विड सॉल्यूशन और फिर सॉलिड सॉल्यूशन। ये किस पर डिपेंड करता है? सॉल्वेंट पर डिपेंड करता है। आप एनसीईआरटी उठाएंगे या कोई साइड उठाएंगे, उसमें स्पष्ट ऐसा ही डायग्राम बनाया गया है। सॉल्यूट,
इधर सॉल्वेंट और इधर एक रहेगा एग्जाम्पल। तो सॉल्यूट में पहले हम क्या ले लेते हैं, गैस ले लेते हैं, फिर क्या ले लेते हैं, लिक्विड ले लेते हैं, फिर क्या ले लेते हैं, सॉलिड ले लेते हैं। लिक्विड में फिर वैसे ले लेते हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड। सॉलिड में ले लेते हैं गैस, लिक्विड और सॉलिड। अगर गैसियस सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट जो रहेगा हमेशा क्या रहेगा, गैस रहेगा। गैस को गैस में घोलेंगे, लिक्विड को गैस में घोलेंगे, सॉलिड को गैस में घोलेंगे, तो क्या बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। अगर लिक्विड सॉल्यूशन है तो यहाँ पे हमेशा क्या रहेगा, लिक्विड रहेगा। तो गैस को लिक्विड में घोलेंगे, लिक्विड को लिक्विड में घोलेंगे, सॉलिड को लिक्विड में घोलेंगे। अगर हम यहाँ पर सॉलिड लिखे, सॉलिड सॉल्यूशन, तो यहाँ पे क्या रहेगा, सॉलिड रहेगा। यानी गैस को सॉलिड में, लिक्विड को सॉलिड में और सॉलिड को सॉलिड में बोलेंगे तो हमारा क्या बनेगा, सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक, सबका एग्जांपल देख लेते हैं। गैस में जो एग्जांपल है, अगर हम अपना बुक एनसीईआरटी उठाएंगे तो वहां पर स्पष्ट क्या लिखा हुआ है, ऑक्सीजन, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यानी ऑक्सीजन को अगर हम नाइट्रोजन में मिलाए तो क्या है, गैसियस सॉल्यूशन। क्योंकि हम बाइनरी पढ़ रहे हैं, एयर बोल सकते थे। एयर मैंने क्यों नहीं बोला, एयर मैंने इसलिए नहीं बोला कि ताकि एयर कई प्रकार का मिक्सचर है, उसमें नाइट्रोजन भी, ऑक्सीजन भी है, हीलियम भी है, नियान भी है, आर्गन भी है, कई सारे गैसों का मिक्सचर है। इस वजह से मैं ऑक्सीजन नहीं बोला। अभी हमारे सिलेबस में क्या है, बाइनरी है, तो हमने क्या कहा, मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। ये क्या हो गया, गैसियस सॉल्यूशन का क्या हो गया, मिक्सचर हो गया। ठीक, लिक्विड इन गैस, अगर लिक्विड गैस में कहे तो अगर हम कैम्फर का मतलब कपूर, सॉरी कैम्फर छोड़ते, क्लोरोफॉर्म ले लेते हैं, क्लोरोफॉर्म CH3, क्लोरोफॉर्म को क्या करेंगे, अगर नाइट्रोजन गैस में मिला रहा है तो ये इसमें मिल जाएगा। ठीक, तो वो किसका एग्जांपल होगा, लिक्विड। क्लोरोफॉर्म लिक्विड फॉर्म में होता है, इसको गैस में बोलते हैं। मैंने आपको जब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बताया था तो उसमें पढ़ाया था कि क्लोरोफॉर्म जो होता है वो एंथीसिया का काम देता है, यानी निश्चितता का काम देता है, बेहोशी के दवा में काम में आता है। क्लोरोफॉर्म का फॉर्मूला CH3 होता है। और अगर हम न्यू पेज यहाँ पे ओपन कर लेते हैं, एक पेज और बढ़ा लेते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ बताते हैं क्लोरोफॉर्म कैसे बनता है। मैंने क्या बताया था, इस मेथेन का हम क्या करते हैं, क्लोरीनेशन करते हैं, क्लोरीनेशन। CH4 है, अगर इसको हम क्लोरीन से रिएक्शन कराएं और इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट में, तो ये क्या होता है, CH3 बनाता है और HCl निकल जाता है। फिर CH3 का रिएक्शन, सॉरी इसको कितना मोल कर लेते हैं, 3 बार बना ना, 3 यहाँ पर और 3 यहाँ पर। ठीक, ये क्या बन गया, क्लोरोफॉर्म बन गया। एक बार ऐसे करें तो एक हाइड्रोजन एक निकलेगा, क्लोरीन, मैं डायरेक्टली कर दिया। ठीक है, क्योंकि मैं पहले बता चुका हूँ। यही क्या है, क्लोरोफॉर्म। यहीं पे अगर Br2 ले लेंगे तो ये क्या बनाएगा, ब्रोमोफॉर्म बनाएगा, CHBr3 बनाएगा। यहाँ पे I2 ले लेंगे तो आइडोफॉर्म बनाएगा, CHI3। हाइड्रोजन वाले चैप्टर हम लोग इसको पढ़े भी थे। ठीक, ये क्लोरोफॉर्म जो है ये ब्लैक रंग की बॉटल में रखी जाती है, बंद कर सील पैक कर रखी जाती है। क्यों, क्योंकि ये सन से रिएक्शन कर लेगा, सनलाइट से रिएक्शन करेगा। अगर ये रिएक्शन करेगा सनलाइट से, क्लोरीनेशन होगा इसका, तो क्या बनाएगा, CCl4 बनाएगा, कार्बन टेट्राक्लोराइड बनाएगा। इस वजह से काले रंग की बॉटल में रखा जाता है। ये भी क्वेश्चन आता है। ठीक, चलिए तो इसको इरेज कर लेते हैं। इस पेज नंबर पे थे हम लोग 37 पर, 37। तो मैं क्या बता रहा था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन बता रहा था, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, अगला जो हमारा एग्जांपल क्या है, अगला क्या है, गैस को लिक्विड में घोलेंगे। गैस को अगर लिक्विड में घोल रहे हैं, सॉरी सॉलिड को गैस में घोल रहे हैं, तो सॉलिड को अगर गैस में घोलेंगे, कैम्फर इन नाइट्रोजन गैस। कैम्फर का फॉर्मूला मैंने क्या बताया था, C2Cl6। ये कैम्फर है, कपूर को अगर हम ऑक्सीजन में घोलेंगे तो कपूर सॉलिड होता है, ऑक्सीजन क्या था, गैस। ये क्या बनेगा, गैसियस सॉल्यूशन। ठीक, हाँ, चलिए कैम्फर इन नाइट्रोजन, चलिए ऑक्सीजन में भी घोलेंगे क्योंकि हवा में उड़ता है कैम्फर। ठीक, चलिए तो आगे देखते हैं। अगला क्या है, यहाँ पर अगर हम लोग लिक्विड लिख लेते हैं, गैस इन लिक्विड।
जैसे ऑक्सीजन को हमने क्या किया, वाटर में डिजॉल्व किया, मछली उसी सांस लेती है, अगर पानी में ऑक्सीजन ना रहे तो सांस लेगी ही नहीं, तो ऑक्सीजन को हमने क्या किया, O2 इन H2O, इसका एग्जांपल हो गया। लिक्विड इन लिक्विड बहुत बेस्ट एग्जांपल है मिल्क, मिल्क इन वाटर चाहे वाटर इन मिल्क, ठीक। दूसरा एग्जांपल क्या है, इथेनॉल इन वाटर, इथेनॉल का मतलब शराब, C2H5OH, किसमें घोलेंगे, वाटर। ये किसका एग्जांपल है, लिक्विड इन लिक्विड का, ठीक। फिर सॉलिड इन लिक्विड, चीनी पानी, ठीक, या ग्लूकोज डिजॉल्व इन वाटर, एनसीईआरटी में यही दिया हुआ है, ठीक। अगला क्या है, ये सॉलिड सॉल्यूशन, तो गैस को सॉलिड में डिजॉल्व कर रहे हैं, क्या दिया हुआ है, हाइड्रोजन इन पैलेडियम, हाइड्रोजन को हमने क्या किया, H2 को पैलेडियम से रिएक्शन कराया, ये क्या होगा, सॉलिड सॉल्यूशन। लिक्विड इन सॉलिड, लिक्विड को सॉलिड में डिजॉल्व कर रहे हैं, अमलगम मरकरी, मरकरी क्या होता है, Hg, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। चलिए Hg को हमने क्या किया, मरकरी, अमलगम, अमलगम को हमने किसमें घोला है, सोडियम में। चूंकि मरकरी क्या होता है, लिक्विड फॉर्म में होता है, पूरे पीरियोडिक टेबल में दो ही है जो लिक्विड फॉर्म में, एक Hg मरकरी और दूसरा क्या है, ब्रोमीन, ठीक है। चलिए तो मरकरी, मरकरी को हमने क्या किया, सोडियम में डिजॉल्व किया। मैंने क्या बताया, Hg और ब्रोमीन केवल दो ही है जो लिक्विड फॉर्म में, Hg क्या है, मेटल में है, और ब्रोमीन क्या है, नॉन मेटल में, ठीक। अगला आपका एग्जांपल क्या है, सॉरी अगला क्या है, सॉलिड इन सॉलिड, तो इसको क्या बोलेंगे, सॉलिड सॉल्यूशन बोलेंगे, किसमें, कॉपर इन गोल्ड, गोल्ड में। जब हम आभूषण जो बनाते हैं वो क्या होता है, एक दूसरे पे इलेक्ट्रोप्लाटिंग ही तो किया जाता है, वो किसका एग्जांपल है, सॉलिड सॉल्यूशन का एग्जांपल। क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। अब जो अगला टॉपिक आपका एनसीईआरटी में है वो क्या है, कॉन्सेंट्रेशन, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन। चलिए तो यहां पर हम लोग क्या करते हैं, हेडिंग डाल लेते हैं, एक्सप्रेसिंग concentration of solutions, ये मैं हेडिंग है। हम किसमें एक्सपेक्ट करेंगे, तो जितने भी अच्छा, कॉन्सेंट्रेशन का मतलब एक होता है कॉन्सेंट्रेशन, एक होता है डाइल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब क्या होता है कि कितनी सांद्रता, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, सांद्रता, सांद्रता, कितनी कैपेसिटी है, कितनी क्षमता है। यानी कॉन्सेंट्रेशन का मतलब जैसे कि चीनी पानी घोले हैं तो उसमें ये बताया जाएगा कि प्योर सब्सटेंस की मात्रा कितनी है, इम्प्योर सब्सटेंस की मात्रा कितनी है, वो सांता सांता कहलाएगा, कॉन्सेंट्रेट कहलाएगा, मोर कॉन्सेंट्रेट, मोर कॉन्सेंट्रेट का मतलब प्योर सब्सटेंस अधिक है, पानी की मात्रा कम है। जैसे अगर H2SO4 है, H2SO4 है, तेजाब, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड जो है अगर इसमें मान लीजिए कि पूरा 100% केवल बस H2SO4 ही रखा गया हो, ये क्या है, प्योर कॉन्सेंट्रेट है। अगर इसमें मान लीजिए 10% हमने पानी मिला दिया तो अब ये कहां जा रहा है, डाइल्यूशन की तरफ जा रहा है। हमने 40% पानी और मिला दिया तो 60% क्या H2SO4 है, हमने 60% पानी मिला दिया तो डाइल्यूशन की मात्रा अधिक हो गई। डाइल्यूशन क्या होता है, जिसमें प्योर सब्सटेंस की मात्रा कम और पानी की मात्रा अधिक, वो डाइल्यूशन कराता है। जिसमें प्योर सब्सटेंस की मात्रा अधिक, पानी की मात्रा कम, उसे क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। क्लियर है बात। अभी हमको क्या पढ़ना है, एक्सप्रेसिंग कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन का हमको बताना है कॉन्सेंट्रेशन कितना है, उसको कैसे एक्सप्रेस करेंगे। तो इसमें कुछ टर्म्स आते हैं, कौन कौन से टर्म आते हैं वो देखते हैं। चलिए सबसे पहला आता है मास परसेंटेज, मास परसेंटेज, मास परसेंटेज W/W बोलते हैं, यानी मास को मास में डिजॉल्व करें, यानी सॉलिड सॉल्यूशन। मास को मास में डिजॉल्व करें मतलब क्या, सॉलिड सॉल्यूशन। तो मास परसेंटेज क्या होता है, मास परसेंटेज, मास ऑफ वन कंपोनेंट, शॉर्टकट में लिखते हैं कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन। क्योंकि हम बाइनरी पढ़ रहे हैं इसलिए वन कंपोनेंट टू कंपोनेंट बोल सकते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन। अब परसेंटेज है तो क्या लगा देंगे, इनटू 100। इसका डिफरेंस कैसे देंगे, इसका डिफरेंस ऐसे देंगे, रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट टू टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इन परसेंटेज, इन्होंने मास परसेंटेज ऐसे डिफिनेशन दे सकते हैं। क्या बोले कि रेशियो ऑफ मास ऑफ वन कंपोनेंट टू
टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन, रटना नहीं है, इसी से डिफिनेशन, फार्मूले से डिफिनेशन बन जा रहा है। ये क्या है, रेशियो में है, क्या है, मास ऑफ वन कंपोनेंट का रेशियो किसके साथ, टोटल मास के साथ, किसमें, परसेंटेज में, इनटू परसेंटेज, ठीक, यानी इनटू 100, उसे क्या कहेंगे, मास परसेंटेज कहेंगे, ठीक। इसका एग्जांपल देखते हैं, मास परसेंटेज का एग्जांपल। जैसे कि कह दिया क्वेश्चन में, एनसीईआरटी में दिया है 10% ग्लूकोज, ग्लूकोज इन वाटर, बाई मास बोल दिया, क्या बोल दिया, बाई मास बोल दिया। इसका मतलब क्या है कि जो 10 ग्राम क्या होगा, ग्लूकोज होगा, ग्लूकोज होगा, और 90 ग्राम क्या होगा, पानी होगा। ग्राम में होगा, लिक्विड लीटर में, एमएल में नहीं होगा, क्योंकि क्या बोल दिया, बाई मास बोल दिया। 10% ग्लूकोज इन वाटर का मतलब क्या है, बाई मास है। 10 ग्राम, ग्राम लिखिएगा, 10 ग्राम ग्लूकोज, ये नहीं सोच लीजिए कि वाटर है तो पानी है तो लिक्विड होगा, तो लिक्विड नहीं होगा, एमएल लिखेंगे, नहीं, ये 10 ग्राम ग्लूकोज है, तो यहाँ 10% ग्लूकोज इन वाटर, लेकिन बाई मास शब्द यूज कर दिया, तो बाई मास यूज किया तो डब्लू, और ये भी क्या होगा, डब्लू होगा। जिसकी मात्रा कम उसको हम स्मॉल डब्लू कर लेते हैं, जिसकी मात्रा अधिक उसको कैपिटल डब्लू कर लेते हैं, ठीक। एनसीईआरटी में ए और बी, डब्लू ए डब्लू बी से किया गया है, ठीक, क्लियर बात, जब मोल फ्रैक्शन पढ़ेंगे तो। चलिए अगला पेज ओपन कर लेते हैं, देखते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन क्या होगा, 100% सॉल्यूशन होगा, उसमें 90 ग्राम क्या हो गया, पानी हो गया, और 10 ग्राम क्या होगा, ग्लूकोज होगा। ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ग्लूकोज का फॉर्मूला यही होता है, फ्रक्टोज का भी यही होता है, लेकिन जो ग्लूकोज होता है, ग्लूकोज, उसमें एल्डिहाइड ग्रुप पाया जाता है, और जो फ्रक्टोज होता है, फ्रक्टोज, उसमें कीटोन ग्रुप पाया जाता है, कीटोन ग्रुप पाया जाता है, ठीक है। चलिए जो अगला टॉपिक आपका है वो क्या है, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज। अब फिर से वही बात कहेंगे, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट, वॉल्यूम ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में टोटल वॉल्यूम ऑफ किसका, सॉल्यूशन का, किसमें, इनटू 100, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए आगे बोल दिया 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, 10% इथेनॉल सॉल्यूशन, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो 10 ml है वो क्या है, इथेनॉल है, C2H5OH, और जो 90 ml है वो क्या है, आपका पानी है, H2O, ठीक, H2O है, और पूरा 100 ml क्या होगा, आपका सॉल्यूशन होगा, क्लियर है बात। अगला जो टॉपिक एनसीईआरटी में वो क्या है, मास बाई वॉल्यूम, वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज का मतलब W/V, यानी हम कोई भी सॉलिड को किसमें घोलेंगे, लिक्विड में, जैसे शुगर सॉल्यूशन, ठीक, शुगर सॉल्यूशन क्या है, मास बाई वॉल्यूम में, यानी अगर बोल दिया गया इसको किसमें यूज किया, मेडिसिन में भी यूज किया जाता है, फार्मेसी में भी यूज किया जाता है। 100 ml सॉल्यूशन का मतलब बनाया है मास ऑफ सॉल्यूट, जैसे कि बोल दिए कि कितना बोल देते हैं, इस बार 25 कर लेते हैं, 25% मास बाई वॉल्यूम परसेंटेज। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 25 ग्राम क्या हो जाएगा, चीनी हो जाएगा, अगर हम चीनी बोले तो C12H22O11, ये सुक्रोज का फार्मूला है, और जो 75% रहेगा वो क्या रहेगा, आपका वाटर रहेगा, H2O, इसमें लिक्विड फॉर्म में, क्योंकि भी बोला गया है, ठीक है, क्लियर है बात। चलिए अगर हम लोग अगला बोले ppm, पार्ट्स पर मिलियन, ppm, पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन में क्या है, इसमें इक्वल टू क्या होता है, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में टोटल नंबर, टोटल सर्किट में लिख देते हैं, टोटल नंबर ऑफ ऑल कंपोनेंट, पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। यम है, यम का मतलब मिलियन, मिलियन का मतलब होता है 10⁶। परसेंटेज को हम 100 कर रहे थे, और जब मिलियन बोल दिया तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 10⁶ से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। अब तो क्या कर रहे थे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, याद है ना। परसेंटेज में क्या कर रहे थे कि मास ऑफ वन कंपोनेंट अपॉन में टोटल मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। अभी पीछे वाले में किसमें, यम बाई यम में, सॉरी W/W में, ठीक, दूसरा V/V में, तीसरा क्या था, W/V था, ठीक। इन तीनों में हम क्या करते थे, 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे। मास परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज,
मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, इसमें 100 क्योंकि ये क्या हो गया पार्ट्स पर मिलियन, इससे किससे मल्टीप्लाई करेंगे 10 के पावर 6 मल्टीप्लाई करेंगे। बात क्लियर है? ये किसमें ये किस लिए यूज किया जाता है? ये एयर में पॉल्यूशन के लिए यूज किया जाता है। इतने ग्राम अगर बोल दिया ऐसे, देखिए कैसे बोलता है यहाँ पर, आपको एग्जांपल देता हूँ। एनसीईआरटी में भी लिखा गया है और कह दिया कि पार्ट्स पर मिलियन, जैसे वॉल्यूम टू वॉल्यूम, मान ली बोलते 1 लीटर ऑफ सी वाटर कंटेंट अबाउट 6 × 10⁻³ ग्राम ऑफ डिजॉल्विंग ऑक्सीजन। इसका मतलब क्या हो गया, उसका जो वेट है 1030 ग्राम है सी वाटर का, ठीक है। उसमें कितना डिजॉल्व है उसको निकालेंगे, वो कितना दिया गया है 5.8 ग्राम पर 10 के पावर 6 ग्राम, यानी 10 के पावर 6 ग्राम में केवल 5.8 ग्राम ही है, ठीक है, यानी 5.8 ppm। मतलब समझ में आया क्या बोल रहा है? यानी इसमें पानी की मात्रा अधिक है और जो इसमें अशुद्धियां घुली हुई है, इम्प्यूरिटीज है, वो बस इतने ही ग्राम, इसलिए ppm यूज किया जाता है, पार्ट्स पर मिलियन। इतने मिलियन में मेथेन के इतनी गैस है, इतने मिलियन में CO2 की इतनी गैस है, जिसको ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं, ठीक है ना। अगर निकालेंगे तो ऐसे निकालेंगे। क्लियर है बात? चलिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक आ रहा है जिसका नाम क्या है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन। देखिए मोल फ्रैक्शन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वन कंपोनेंट अपान में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। जो मोल फ्रैक्शन है उसको हम किससे डिनोट करते हैं, काई से, ठीक। मानते सॉल्यूट का है, इसको काई, आपको जो एनसीईआरटी में है वो मोल फ्रैक्शन को काई ए काई बी से डिनोट कर रहा है, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं जो सॉल्यूट है वो ए है और जो सॉल्वेंट है वो बी है, ए बी मान, या तो मानिए एनसीईआरटी के हिसाब से, या जैसे मैं करूँ वैसे मान लीजिए। अगर मान लेते हैं मोल फ्रैक्शन सॉल्यूट का है, इसको हम काई 1 कर लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, हमने क्या कहा सॉल्यूट को स्मॉल एन से और सॉल्वेंट को कैपिटल एन से, तो एन प्लस कैपिटल एन, ठीक। ये किसका आया, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन आया। अगर सॉल्वेंट का कहें तो x2 कर लेते हैं, इसको काई पढ़ते हैं, मैं x1 x2 पढ़ रहा हूँ। क्या जाएगा, मोल ऑफ सॉल्वेंट अपान में मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। बात समझ में आई क्या बोला? मैं बोला कि रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, दो ही तो मोल होंगे, एक सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट का, ठीक। वैसे ही एक सॉल्यूट का एक सॉल्वेंट का, ठीक है। काई 1 और काई 2, तो ये क्या हो गया, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, वो भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट टू टोटल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, ये रेशियो में रहेगा। तो काई 1 काई 2, देखिए काई 1, तो ये क्या बोलेंगे, रेशियो ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट टू रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन। अगर सॉल्वेंट का कहेगा नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट टू रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। इसका एक फॉर्मूला और तैयार होता है, वो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। अगर लिखा है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट, अगर काई 1 कर रहे हैं, क्या बन रहा है, रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट टू रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, दो ही तो है सॉल्यूट और सॉल्वेंट, ठीक। हम लोग फॉर्मूला पढ़े हैं, मोल इक्वल टू क्या पढ़े हैं, वेट अपॉन में मॉलिक्यूलर मास, ठीक। अगर सॉल्यूट है तो उसको स्मॉल एन, तो वेट को भी क्या करेंगे स्मॉल एन, और मॉलिक्यूलर मास को यहाँ पे एम डैश कर लेते हैं। मैं एम कर लेता लेकिन एम नहीं कर रहा हूँ, एम डैश कर रहा हूँ। क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मोलैरिटी और नॉर्मेलिटी को भी एम से नोट करते हैं, तो एम डैश कर लेते हैं। वो एक सॉल्वेंट है कैपिटल एन, तो यहाँ पे क्या जाएगा कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल एम डैश। इसी चीज को हम यहाँ फॉर्मूले में रख सकते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट क्या हो जाएगा, एन कैसे हम क्या लिखेंगे, डब्ल्यू अपॉन में एम डैश, एन कैसे हम क्या लिखेंगे, स्मॉल डब्ल्यू अपॉन में एम डैश, फिर प्लस है तो प्लस, इसको क्या लिखेंगे कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में एम डैश। नया फॉर्मूला प्राप्त हो गया। वही मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट का है x2 या काई 2, क्या पढ़ेंगे, रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्वेंट अपॉन में टोटल रेशियो ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक। एन है क्या करेंगे, कैपिटल डब्ल्यू अपॉन में कैपिटल एम डैश, रेशियो हो जाएगा
क्या आ जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू अपान में यम डैश प्लस कैपिटल डब्ल्यू अपान में कैपिटल यम डैश। क्लियर है बात? चलिए नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं। ये मोल फ्रैक्शन रहा। एक चीज और देखिए, जो मोल फ्रैक्शन अगर आप साल्यूट का अगर लेते हैं तो काई 1 है और सॉल्वेंट का लेते हैं तो काई 2 है। अगर दोनों को जोड़ा जाए तो हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा, चाहे कितना भी कंपोनेंट हो, काई 1 काई 2 काई 3 काई 4, अगर सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, 1 ही आएगा। ठीक, कैसे देखिए, अगर काई 1 कहे तो यन अपान में यन प्लस कैपिटल यन है, इसको जोड़ने तो क्या आ जाएगा, कैपिटल यन अपान में यन प्लस कैपिटल यन, यही है। अगर इसका हम एलसीएम लें तो क्या जाएगा, एन प्लस कैपिटल यन एन प्लस कैपिटल यन, ये कट जाएगा, क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, समझ बात आई? यानी अगर हम दो सॉल्यूट और सॉल्वेंट जितने भी रहेंगे सबको ऐड कर देंगे मोल फ्रैक्शन तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक, चलिए इसका एग्जांपल कुछ आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो ये एग्जांपल वाला क्वेश्चंस इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में लगाएंगे। अभी आपका आज होमवर्क हो जाएगा, इसको जितने भी क्वेश्चंस हैं इसको आप लोग अपने से सॉल्व करेंगे और इन्हीं फार्मूलों पर मैं कल वाले में वीडियो में उसको फिर बता दूंगा। अगर आपको आ जाएगा तो कोई बात नहीं तो उसको वीडियो क्वेश्चनों की सीरीज हम अलग से चलाएंगे। चलिए, तो इसमें आपको एग्जांपल 2.1 आपका होमवर्क है। ठीक, इसी से रिलेटेड है, किससे, मोल फ्रैक्शन से। चलिए अगला टॉपिक क्या है, अगला जो टॉपिक है वो है मोलरिटी। बहुत ध्यान समझिएगा, ये आपका अगर इधर वाइवा चल रहा होगा तो एग्जामिनर भी पूछ सकते हैं कि मोलरिटी क्या होता है। हम लोग 3 टाइप का, क्योंकि प्रैक्टिकल जब करते हैं तो 3 टाइप का हमारे पास आता है। एक जो केमिस्ट्री है उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक पूछा जाता है टाइट्रेशन से, दूसरा पूछा जाता है क्वालिटेटिव एनालिसिस से, साल्ट एनालिसिस से, और तीसरा पूछा जाता है ऑर्गेनिक से, फंक्शनल ग्रुप पहचानना रहता है। ये 3 टाइप का आता है। तो जो साल्ट एनालिसिस है, सॉरी वो वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन जो है, टाइट्रेशन में किसका काम आएगा, मोलरिटी का, खास तौर से फेरस अमोनियम सल्फेट Fe NH4 का होल ट्वाइस SO4 का होल ट्वाइस इंटू 6H2 फेरस अमोनियम सल्फेट मोअर साल्ट, इसका सॉल्यूशन तैयार कराकर M/20 M/25 इसका सॉल्यूशन तैयार करवाकर क्या करें, नॉर्मलिटी निकाला जाता है, मोलरिटी निकाला जाता है। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम में आ सकता है, ये याद रखिएगा। ठीक, चलिए तो प्रैक्टिकल की बात है, अभी आते हैं थ्योरी वाले क्लास पर। तो क्या है पहला अगला टॉपिक, मोलैरिटी। एक अगला इसके बाद टॉपिक क्या आएगा, मोलैरिटी। इसको हिंदी में क्या पढ़ते हैं, मोलरता। इसको क्या पढ़ते हैं, मोलरता। ठीक है, जो मोलैरिटी होता है उसको कैपिटल एम से डिनोट करते हैं, और जो मोलैरिटी होता है उसको स्मॉल एम से करते हैं। ठीक, इसका डिफरेंस सुनिए, क्या कहेंगे, मोलैरिटी इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, यानी फॉर्मूला क्या बन गया, M इक्वल टू N अपॉन में V, इसमें लीटर। इसका क्या होता है, स्मॉल m इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसका, सॉल्यूट का, किसमें, डिसॉल्व्ड इन पर केजी सॉल्यूशन ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्वेंट में घोला जाता है, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन सॉल्वेंट। ठीक है, और ये सॉल्यूशन में घोला जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, मोलरिटी जो होता है नंबर ऑफ मोल्स निकाला जाता है किसमें, सॉल्यूशन में, और ये सॉल्वेंट में निकाला जाता है। ठीक, मैं थोड़ा फार्मूला को और ज्यादा डिस्क्रिप्शन करके लिखता हूँ। अगर मोलरिटी का फार्मूला एक और लिखा जाए, मोलरिटी कैपिटल एम इक्वल टू, मैंने क्या कहा, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपान में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक, ये नहीं बोला। तो अगर हम n इक्वल टू पढ़े तो n को अभी सॉल्यूट क्या पढ़े, स्मॉल w अपान में m डैश। ठीक,
तो हम क्या कर लेते हैं, कैपिटल एम इक्वल टू एन अपान में, सॉरी क्या करेंगे, एन का संख्या रखेंगे डब्ल्यू अपान में एम डैश, डब्ल्यू अपान में एम डैश इंटू क्या हो जाएगा भी लीटर। ठीक, अगर भी को हम एमएल में चेंज कर दें तो वो एमएल हो जाएगा, तो क्या जाएगा, 1 ml बराबर 1 अपान में 1000 लीटर होता है। तो जो 1 अपान में रहेगा 1000 कहाँ चला जाएगा, ऊपर, यानी क्या जाएगा, कैपिटल एम इसको फॉर्मूला नया मिल जाएगा डब्ल्यू इंटू 1000 अपान में एम डैश इंटू बी किस में, एमएल में। क्लियर है बात, ये फॉर्मूला आ गया, कोई दिक्कत। इसे क्या कहेंगे, ये नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला है, वैसे ही सॉरी मोलैलिटी का फॉर्मूला है, वैसे ही मोलैलिटी, मोलैलिटी, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होगा, फिर से एम लिख रहे हैं तो क्या जाएगा, कैपिटल डब्ल्यू, सॉरी क्या कर लेते हैं, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन और केजी ऑफ सॉल्वेंट। ठीक, एन का संख्या लिख सकते हैं स्मॉल डब्ल्यू अपान में एम डैश इंटू डब्ल्यू केजी में। ठीक, और जब केजी को ग्राम में चेंज करेंगे क्या जाएगा, डब्ल्यू इंटू 1000 अपान में एम डैश इंटू डब्ल्यू किसमें, ग्राम में। कोई दिक्कत, इन्हीं पर क्वेश्चन लगेगा आपका। अच्छा, इसका यूनिट देख लीजिए अगले पेज पर, जो मोलैलिटी है और जो मोलैलिटी है, दोनों के यूनिट में बहुत कम डिफरेंस है, इसको कैपिटल एम से, इसको स्मॉल एम से। ठीक, कैपिटल एम क्या है, हमने क्या कहा, एन डिसॉल्व्ड इन भी लीटर में, तो एन क्या है, मोल, यूनिट तो पहले ही हो गया, अब भी क्या है लीटर में, तो मोल पर लीटर। ठीक, एग्जाम में आ सकता है। मोलैलिटी क्या हो जाएगा, मोल पर किलोग्राम, इसका यूनिट हो जाएगा। इसका जो मोल पर लीटर ये एसआई यूनिट नहीं है, क्योंकि लीटर कॉमन यूनिट होता है, इसका एसआई यूनिट क्या होगा, लीटर को मीटर क्यूब में, तो मोल पर मीटर क्यूब, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, मोल पर मीटर क्यूब। हाँ, कोई दिक्कत। चलिए अगला जो है, अगले पेज पर मैं आपको बता देता हूं कि अगले पेज नंबर पे एग्जाम्पल 2.1, 2.2, 2.3, 2.3 खैर तो नहीं है आपके सिलेबस में, चाहे कर लिए 2.3, ठीक है, नहीं आएगा, आ सकता है 2.1, 2.2, 2.3 ये आप कर लीजिएगा। ठीक, इंटेक्स का 2.1 से लेके 2.6 तक ये आपका होमवर्क है, इसको लगाइएगा, नहीं आएगा तो फिर बताया जाएगा। क्लियर है, इंटेक्स का एग्जाम्पल 2.1, 2.3 और इंटेक्स का 2.1 से लेकर 2.5 तक ये आपको लगा लीजिएगा। अगला जो टॉपिक है वो क्या है, सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी, विलेयता, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, विलेयता कहते हैं, यूपी बोर्ड वाले स्टूडेंट इसको हिंदी में समझ लेंगे, विलेयता, विलेयता। ठीक, तो सॉल्युबिलिटी क्या होती है, विलेयता, घोलने की क्षमता, तो क्या बोलेंगे, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ SUBS, एक मिनट गड़बड़ हो गया, TANC, सबस्टेंस, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सबस्टेंस dissolved in specific amount of solvent, maximum amount of substance dissolved in specific amount of solvent, सॉल्वेंट के पार्टिकुलर अमाउंट में डिजॉल्व करेंगे उसे क्या कहेंगे, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। क्या बोल रहा हूं, किसी भी सॉल्यूशन के सॉल्वेंट में जो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, यानी सॉल्यूट का जो मैक्सिमम क्षमता होती है घुलने की, वही उसकी क्या होती है, विलेयता होती है। जैसे अगर पानी है 1 लीटर, उसमें हम चीनी घोलेंगे
तो ऐसा नहीं कि हमेशा चीनी बहुत अधिक घुलता ही रहेगा, एक ऐसा लिमिट आएगा जब घुलना बंद हो जाएगा, उसी कैपेसिटी को क्या बोलेंगे हम लोग, उस पानी की सॉल्युबिलिटी बोलेंगे। हर जगह का पानी अलग अलग होता है, घुलने की क्षमता भी अलग अलग होती है। इसलिए क्या बोल रहा है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन स्पेसिफिक यानी पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट घोलेंगे इन फिक्स्ड टेम्परेचर, फिक्स्ड टेम्परेचर जिसे क्या कहेंगे हम लोग, सॉल्युबिलिटी कहेंगे। टेम्परेचर बोलना जरूरी है और स्पेसिफिक शब्द बोलना, पार्टिकुलर शब्द बोलना जरूरी है। क्या बोलेंगे फिर सुन लीजिए, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सब्सटेंस डिजॉल्व्ड इन पार्टिकुलर अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट इन फिक्स्ड टेम्परेचर या पार्टिकुलर टेम्परेचर। ठीक, यानी इसको हिंदी में कैसे कहेंगे, एक विशिष्ट तापमान पर जो विलय होता है किसी निश्चित विलायक में जो घुलने की क्षमता होती है उसे क्या कहेंगे, विलयता कहेंगे। क्लियर है बात? चलिए, तो अब जो घुलने की क्षमता है ये डिपेंड करेगा किस पर, तीन चीजों पर डिपेंड करता है। यहाँ पर मैं लिख लेता हूं, एक मिनट इरेज कर लिया जाए। फैक्टर अफेक्टिंग द सॉल्युबिलिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सॉल्युबिलिटी, कौन कौन से फैक्टर जो सॉल्युबिलिटी को प्रभाव डालते हैं। पहला क्या है, नेचर ऑफ सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्यूट। दूसरा क्या है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। तीसरा क्या है, टेम्परेचर। और चौथा क्या है, प्रेशर। यही चार चीज फैक्टर डालते हैं। सॉल्यूट का नेचर क्या है, सॉल्वेंट का नेचर क्या है, टेम्परेचर कितना है और प्रेशर कितना दे रहे हैं। ठीक है, इन्हीं चार फैक्टर को हम सॉल्युबिलिटी पढ़ेंगे। ठीक, अभी जो आपको पढ़ना है आपके सिलेबस में कौन कौन सी टॉपिक सॉल्युबिलिटी पढ़ना है, हमको हर प्रकार का नहीं पढ़ना है। हमको क्या पढ़ना है, हमको पढ़ना है कि सॉल्यूशन किसका, सॉलिड या गैस का, किसमें बनेगा सॉल्यूशन, वो बनेगा लिक्विड में। अब चूंकि लिक्विड में बन रहा है तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, ये लिक्विड सॉल्यूशन होगा। क्यों, क्योंकि लिक्विड की मात्रा अधिक है। हम किसको बोल रहे हैं, सॉलिड को लिक्विड में या गैस को लिक्विड में। तो किसमें जब घोला जाएगा जिसमें, उसी को ना बताए थे, वो क्या कहलाएगा, लिक्विड सॉल्यूशन। तो आपको जो सिलेबस है वो किसमें पढ़ना है, सॉलिड और गैस इन लिक्विड पढ़ना है। ठीक, पहले हम क्या पढ़ेंगे, सॉलिड इन लिक्विड पढ़ा जाएगा। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में पहले ही क्या डाला गया है 2.3.1 में, पहले ये डाला गया है सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन अ लिक्विड, जैसे चीनी पानी। ठीक है, चलिए तो हम यहाँ पर नेक्स्ट पेज पर थोड़ा सा फिगर बनाते हैं। देखिएगा हमने क्या किया, यहाँ पर एक बीकर लिया, ठीक है, और क्या किया, बर्नर लगाकर हमने यहाँ पर इसको जला दिया। जब इस पर फ्लेम आएगा, ठीक है, अभी हम ऐसा जलाते नहीं है, पहले अभी रुक जाते हैं, पहले ऐसे ही कर लेते हैं, जलाते हैं कुछ देर बाद। हमने क्या किया, इसमें पानी रखा, ठीक, और मैंने क्या किया, इसमें चीनी डाल दिया, क्या होगा, और चम्मच से इसको घुमाने लगे, हमने क्या किया, चम्मच लगा दिया इसको घुमाने के लिए, चम्मच से घुमाने लगे। जब कुछ देर बाद ये घूमने लगेगा तो क्या होगा, जो चीनी होंगे वो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे डिसअपियर हो जाएगा, गायब होने लगेगा। ठीक, ये चीनी उसके अंदर गायब हो गया, घुल गया, चीनी पूरी तरह से गायब हो गया, चीनी अब दिखाई नहीं दे रहा है। जब चीनी पूरी तरह से गायब हो जाएगा तब उसे, उस सॉल्यूशन को एक नाम देंगे, उसको क्या बोलेंगे, उस सॉल्यूशन को बोलते क्या है, उसको बोलते हैं सैचुरेटेड सॉल्यूशन। जब चीनी को हम इसमें डिजॉल्व कर दिए, इसके पहले क्या था, चीनी था, ठीक है, चीनी था,
जब चीनी को हमने डिजॉल्व कर दिया तो चीनी घुल गया, इसके अंदर जो चीनी था वो डिजॉल्व हो गया, चीनी घुल गया, ठीक, चीनी घुल गया, ये देखिए चीनी घुल गया, चीनी अब दिखाई नहीं दे रहा है, चीनी घुल गया, तो उस सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बोलेंगे। अगर चीनी की कुछ मात्रा दिखाई दे रही है, ठीक, चीनी की कुछ मात्रा दिखाई दे रही है, मान लीजिए चीनी की कुछ मात्रा दिखाई दे रही है, तो उसे क्या बोलेंगे, अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। अगर फिर से हमने इसको फ्लेम जला दिया, हमने आग लगाकर फ्लेम को जला दिया, आग जलने लगी, तो होगा क्या, चीनी जो दिखाई दे रहे थे वो भी अब घुलने लगेंगे, जो चीनी है वो भी अब घुलने लगेगा। यहाँ पे जैसे ही आग जल देगी, ये हम मिटा देते हैं इसको, अनसैचुरेटेड को, चीनी जो था वो चीनी गायब हो जाएगा। कब, जब हमने आग लगा दी है, चीनी गायब हो गया। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे, मान लीजिए कि 45 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर जब किए तो क्या हो गया, चीनी गायब हो गया, तो उसे तब हम सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड। यानी जब पार्टिकुलर टेम्परेचर पे क्या जाए, फिक्स टेम्परेचर पे, टेम्परेचर देने के बाद, ठीक है, पहले क्या था, हमने नॉर्मली चीनी को पानी में डाला था, घोल दिया और चीनी घुल गया, उसे क्या बोले, सैचुरेटेड, संतृप्त मिले। फिर क्या हो गया, एक दो पार्टिकल चीनी के रह गए, 10 पार्टिकल घोल रहे हैं, तो 10 के 10 घुल गए, तब क्या हुआ, सैचुरेटेड। मान लीजिए 9 घुल गए, एक नहीं घुला, तो वो क्या कहलाएगा, अनसैचुरेटेड कहलाएगा। अब जैसे हमने हीट दिया, वो जो एक बचा था वो भी क्या हो गया, घुल गया, उसे क्या बोलेंगे, सुपर सैचुरेटेड बोलेंगे, ठीक, क्योंकि मैंने घुलने के बाद फिर से घोलने का प्रयास किया। अब हम कितना भी टेम्परेचर बढ़ाते रह जाए, चीनी नहीं घुलेगा, अगर चीनी बचा है तो, ठीक है, जैसे सीरा बनता है, गुलाब जामुन का सीरा, ठीक, तो वो क्या है, सुपर सैचुरेटेड। बात समझ में आई। तो यहाँ पर एक शब्द आता है, एक शब्द आता है, अच्छा ये चीनी इसमें घुला क्यों, अन्य चीजें घुली क्यों, एक शब्द आता है, लाइक डिजॉल्व, लाइक, लाइक डिजॉल्व लाइक, एक समान वाले एक समान में घुलेंगे। तो हमारे पास दो टाइप कंपोनेंट होते हैं, एक पोलर और एक नॉन पोलर। पोलर का मतलब जो पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज बनाते हैं, नॉन पोलर का मतलब जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है, ठीक है, वो कोवेलेंट बॉन्ड से जुड़े होते हैं या आयनिक बॉन्ड से जुड़े होते हैं। जो या कोवेलेंट बॉन्ड रहते हैं उसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आने के कारण, जैसे H2O, ठीक ना, तो पानी जो है वो ऐसे बनाता है, ठीक, ऑक्सीजन मोल इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसके इलेक्ट्रॉन खींच लेता है, इस पर नेगेटिव चार्ज पार्सली, इस पर पार्सली पॉजिटिव चार्ज, ठीक। जब ये निगेटिव वाला है तो ये क्या कहलाएगा, पोलर कहलाएगा, नेगेटिव पॉजिटिव वाला है तो पोलर। तो इसमें जो घुलेगा वो भी पोलर टाइप का ही होना चाहिए, तभी घुलेगा, अदरवाइज नहीं घुलेगा। नॉन पोलर जैसे बेंजीन है, तो इसमें बेंजीन वाला ही टाइप का घुलेगा, नॉन पोलर घुलेगा, यानी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट घुलेंगे, ये इनऑर्गेनिक है, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, लाइक डिजॉल्व लाइक, समान व्यवहार वाले के साथ ही घुलेंगे, ठीक है, बैल बैल के साथ ही बैठेगा, ठीक है, बैल हाथी के साथ नहीं बैठेगा, तो लाइक डिजॉल्व लाइक, ठीक, बात समझ में आई। चलिए, अब जो लाइक डिजॉल्व लाइक है, यानी अगर हम बात करें सुपर सैचुरेटेड की, सैचुरेटेड की या इनकी, तो इस पर क्या इफेक्ट डाला है, यानी हम यहाँ पे किसकी बात करें, चीनी पानी की बात कर रहे हैं। चीनी पानी जो है यहाँ पर जो घोल रहे हैं, तो ये हो गया शुगर C12 H22O11, हमने क्या किया, इसको पानी में घोल दिया, पानी में घोल दिया। हमने क्या देखा, सैचुरेटेड में तो नॉर्मल टेम्परेचर पे काम चल गया, अनसैचुरेटेड में टेम्परेचर की भी जरूरत नहीं, लेकिन सुपर सैचुरेटेड में क्या है, टेम्परेचर की जरूरत है। जैसे टेम्परेचर लगाए तो क्या हो गया, ये जो चीनी था ये घुल गया फिर से, यानी क्या कर सकते हैं, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर इज अप्लाइड। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या होगा, इस पर काम करेगा। अगर टेम्परेचर दे रहे हैं तो उस रिएक्शन को बोलेंगे एंडोथर्मिक रिएक्शन, टेम्परेचर बाहर की तरफ आ रहा है तो उसे क्या बोलेंगे, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो क्लास 10 में पढ़े थे। अब चूंकि चीनी है, चीनी को हम पानी में घोल रहे हैं, तो इस पर हम इफेक्ट ऑफ प्रेशर जो है वो नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर चीनी को पानी में घोले तो सॉलिड है, सॉलिड को लिक्विड में डिजॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है, तो इफेक्ट ऑफ प्रेशर नहीं होगा। एक टॉपिक इसमें हमने क्या बताया था, अभी मैंने कहा था नेचर ऑफ सॉल्यूट और नेचर ऑफ सॉल्वेंट। जो सॉल्यूट का नेचर है, चूंकि चीनी है
घुल रहा है। अगर हम नमक ले लें और तेजी से घुलेगा, अधिक मात्रा में घुलेगा। क्यों, कैसे घुलता है? जो हमने पढ़ा था क्लास 5th में भी और 9th में भी 11th में भी, जो सॉलिड के पार्टिकल होते हैं काफी क्लोजली पैक्ड होते हैं, लिक्विड को थोड़ा सा दूर होते हैं। तो चीनी को घोल रहे हैं पानी में, दूर होने के कारण वो इसमें जाकर बैठ जा रहा है, ठीक। और जो गैस के तो बहुत दूर होते हैं। तो चीनी थोड़ा सा मोटा है, इसमें धीरे धीरे घुल रहा है, लेकिन नमक ले तो वो तेजी से घुलेगा ना, और अधिक मात्रा में घुलेगा, ठीक। तो नेचर ऑफ सॉलिड और सॉलिड पे भी प्रभाव पड़ता है, ठीक। अब वही अगर हम तेल ले लें, तेल में चीनी घुले तो नहीं घुलेगा। तो अभी जो मैं यहाँ पर इस पेज पर लिखा था, नेचर ऑफ, कहाँ लिखे थे, लगता है मिटा दिए, इस वाले पर था, नेचर ऑफ किसका, सॉल्यूट, नेचर ऑफ सॉल्वेंट, टेम्परेचर एंड प्रेशर। प्रेशर का सॉलिड इन लिक्विड में प्रभाव नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का तो अभी देखे पड़ता है, नेचर का भी पड़ता है, सॉलिड और सॉल्वेंट का नेचर का पड़ता है। जैसे अगर पानी में घोले तो अलग प्रभाव आएगा, दूध में घोलेंगे तो अलग आएगा, तेल में घोलेंगे तो अलग आएगा, ठीक। लाइक डिजॉल्व लाइक होना चाहिए, ठीक है, बात समझ आई। चलिए, तो हम लोग इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ प्रेशर पढ़ लिया किसका, सॉलिड लिक्विड। अभी मैंने क्या कहा था, हम लोग को इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में हमको सॉलिड इन लिक्विड पढ़ना है और गैस इन लिक्विड पढ़ना है। सॉलिड इन लिक्विड को मैंने बता दिया क्या क्या टॉपिक आया, लाइक डिजॉल्व लाइक, सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड, सुपर सैचुरेटेड, और फैक्टर कौन कौन सा इफेक्ट डालते हैं, नेचर डालता है उसका, चाहे सॉल्यूट का हो चाहे सॉल्वेंट का हो, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है और प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता है। क्यों नहीं पड़ता है, क्योंकि सॉलिड नॉन कंप्रेसिबल होता है, इस वजह से इनकंप्रेसिबल होने के कारण वो क्या करता है, दबता नहीं है, और दबता नहीं तो लिक्विड में घुलता नहीं है, ठीक है। प्रेशर देने पर नहीं घुलता है, टेम्परेचर देने पर घुल जाएगा। हम चाहेंगे कि चीनी को प्रेशर देकर लिक्विड में घोल ले तो नहीं घोल पाएंगे, ठीक है। तो प्रेशर का प्रभाव नहीं पड़ता है, टेम्परेचर का प्रभाव पड़ता है, नेचर ऑफ सॉल्यूट भी पड़ता है, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी पड़ता है, ठीक है। चलिए, अब अभी जो हमको पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, गैस इन लिक्विड पढ़ना है। गैस इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड यानी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। गैस को किसमें घोलना है, लिक्विड में घोलना है। जैसा कि अभी मैंने आपको एग्जांपल जब शुरू में किया था क्या बताया था, ऑक्सीजन को हमने किसमें घोला था, पानी में घोला था, तभी तो मछली का एग्जांपल दिए थे, वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने यही कहा था। तो कई सारे जो गैसें हैं वो पानी में डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जो है ओनली टू अ स्मॉल एक्सटेंट, बहुत ही कम मात्रा में होता है एक्सटेंट इन वाटर, याद रखिएगा। कई सारी गैसें डिजॉल्व होती हैं, लेकिन पानी बहुत ही कम मात्रा में होता है। और जो ऑक्सीजन जो होता है वो जो जलीय जीव होते हैं, जैसे मछली है, मेढक है, या फिर अन्य चीजें भी हैं, वो पानी में ऑक्सीजन की सहायता से अपना सांस लेते हैं। तो क्या होता है, ये एक्वेटिक लाइफ जो है उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो जल में जितने पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन रहेगा उतना अच्छा रहेगा, ठीक। दूसरी तरफ जो क्लोरीन है, ये पेज इरेज करना पड़ेगा, जो क्लोरीन है जो क्लोरीन है उससे हम बना लेते हैं HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक। HCl जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, अगर ये गैसियस फॉर्म में है, गैसियस लिक्विड सॉलिड फॉर्म में पाया जाता है, ये पानी में हाईली सॉल्युबल होता है, याद रखिएगा। अगर क्वेश्चन आ गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग हैज हाईली सॉल्युबल इन द लिक्विड, ऑप्शन दे दिया HCl, ऑप्शन दिया O2, ऑप्शन दिया N2, ऑप्शन बोल दिया कि नन ऑफ एबव, तो HCl पर टिक लगाएंगे। अगर क्वेश्चन बोल दिया विच हैव लेसर इन डिजॉल्विंग वाटर, तो क्या बोलेंगे, ऑक्सीजन।
ऑक्सीजन स्मॉल मात्रा में होता है और HCl क्या होता है, अधिक मात्रा में होता है, याद रखिएगा। ठीक, सॉल्युबिलिटी अधिक होती है। चलिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड किसे प्रभाव डालते हैं वो देखते हैं, कौन कौन से फैक्टर प्रभाव डालते हैं। एक डालेगा गैस का नेचर, कौन कौन से हैं, जैसे अभी हमने देखा ऑक्सीजन कम मात्रा में घुल रहा था तो HCl अधिक मात्रा में घुल रहा था, यानी नेचर ऑफ सॉल्यूट। दूसरा क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट। फिर क्या होगा, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। फिर क्या होगा, टेम्परेचर। फिर क्या होगा, प्रेशर। वही 4 फैक्टर। तो हमने नेचर ऑफ सॉल्यूट बता दिया, नेचर ऑफ सॉल्वेंट भी बता दिया, जैसा नेचर रहेगा वैसा घुलेगा। ठीक, अब टेम्परेचर और प्रेशर का देखते हैं। टेम्परेचर थोड़ा बाद में देखते हैं, पहले प्रेशर देखते हैं। चलिए, तो प्रेशर पे ही एक आपका साइंटिस्ट आते हैं जिनका नाम क्या है, हेनरी, हेनरी ला। उन पर ला आता है, हेनरी ला। तो जैसा कि आप अगर आप फिगर देखेंगे एनसीईआरटी में फिगर नंबर 2.1, उसमें फिगर बनाया गया है। पहला जो फिगर है उस फिगर पे क्या किया गया है, एक ऐसे ऐसे कोई वेट रखा गया है W1। ठीक, ये पानी है, पानी में क्या है, कुछ गैसें हैं, ये कुछ गैसें हैं, डिजॉल्व किया गया। जब हम क्या कर रहे हैं, इसी पर वेट की मात्रा बढ़ा रहे हैं, हम वेट बढ़ा दे रहे हैं। ठीक, ये बड़ा बड़ा है, वेट बढ़ा दे रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, और नीचे आ जा रहा है। नीचे क्यों आ रहा है, क्योंकि जो गैसें हैं वो धीरे धीरे पानी के और अंदर चली जा रही है। ठीक, तो हाँ, यानी प्रेशर देने पर गैसें क्या होती है, पानी में डिजॉल्व होने लगती है, यानी लिक्विड में डिजॉल्व होने लगती है। पानी का मतलब लिक्विड में डिजॉल्व होने लगती है, यही बात वो कहना चाह रहा है फिगर। तो उसी को हेनरी ने अपना डेफिनेशन दे दिया, हेनरीज लॉ। हेनरी का लॉ क्या है, हेनरी का लॉ ये है, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पे, अगर टेम्परेचर हम लोग एक पार्टिकुलर रखे, फिक्स टेम्परेचर रखे, हाँ हेनरी, हाँ टेम्परेचर फिक्स रखे, क्या होगा, जो प्रेशर लगाएंगे वो जो गैसें घुलेंगी उनके मोल फ्रैक्शन के, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन, गैसें जो घुलेंगी वो क्या है, सॉल्यूट है, गैसों के मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्वेंट नहीं, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ गैसेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब प्रोपोर्शनल का सिंबल हटता है तो कांस्टेंट आता है, इसको क्या बोलते हैं, KH बोलते हैं। ये KH क्या है, हेनरी कांस्टेंट। ठीक, अलग अलग गैसों के लिए हेनरी कांस्टेंट की वैल्यू क्या होती है, अलग अलग होती है। ठीक है, आपके एनसीईआरटी में जो टेबल है वो उसमें टेबल 2.2 में अलग अलग गैसों का दिया हुआ है, कितने टेम्परेचर पे KH की वैल्यू किलो बार में कितना कितना है। ठीक है, तो आपको वो याद नहीं करना है, लेकिन बस ये जानना है कि टेबल में दिया हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन लगाने के लिए अगर बोल दिया कि इस गैस का KH की वैल्यू क्या है, इस गैस की KH की वैल्यू क्या है, वो टेबल से टेबल 2.2 से आप देख सकते हैं। जो नई किताब होगी वो 1.2 होगा, जो पुरानी किताब होगी वो 2.2 होगा। ठीक है, क्योंकि पुरानी किताब में ये चैप्टर दूसरा है और जो नया सिलेबस है उसमें चैप्टर पहला है। ठीक है, चलिए, तो याद रखिएगा। इसका एक और होता है जो प्रेशर होता है, पार्शियली प्रेशर, पार्शियली प्रेशर बोलिएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैसेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट डिसॉल्व्ड इन द गैसेस इज नोन एज हेनरी लॉ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो गैसों का पार्शियली प्रेशर रहेगा वो मोल फ्रैक्शन किसके, सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन के, गैसों के मोल फ्रैक्शन के क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये हेनरी लॉ है। इसका दूसरी भाषा में कह सकते हैं मास भी बोल सकते हैं, मास। किताब में आपका जो जीआरबी किताब है उसमें मास भी दिया हुआ है, तो पी अगर मास के भी होगा तो मास भी हम कह सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए, याद रखिए, इसमें एक नोट याद कर लीजिए। नोट याद क्या करना है कि जो KH की वैल्यू है, KH वैल्यूज, मान लेते 2 गैस ले लेते हैं और 2 गैस ले लेते हैं, नाइट्रोजन ले लेते हैं और एक ऑक्सीजन लेते हैं, बोथ गैसेस नाइट्रोजन ऑक्सीजन increases with increase temperature।
ये टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो pH की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। यानी देखिए ऐसा मैं क्यों कर रहा हूँ, अगर हम लोग में से किसमें पानी है, इसमें ऑक्सीजन घुला हुआ है, प्रेशर देखो घोले हैं, अब टेम्परेचर का बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसके पार्टिकल दूर भागेंगे तो गैस क्या होगा, निकलने लगेगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होती है, गैस की घटती है। उसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर इसमें सॉलिड इन लिक्विड में सॉल्युबिलिटी बढ़ती थी, लेकिन इसमें टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। क्यों, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने पर गैसें क्या होती है, भागती हैं, दूर भागती हैं। ठीक, पानी भी क्या जाएगा, वेपर में बदल जाएगा। बात समझ आई। यानी इसमें क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। प्रेशर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, बढ़ेगी। सॉलिड और लिक्विड में प्रेशर का तो प्रभाव पड़ता ही नहीं था, टेम्परेचर बढ़ाने पर क्या होता था, बढ़ता था। लेकिन इसमें क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाने पर सॉल्युबिलिटी क्या होगी, घटेगी। क्लियर है बात। इसी पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि क्या कारण है कि ठंडे पानी में जो कोल्ड वाटर होता है उसमें जो जीव जंतु होते हैं वो आसानी से रह सकते हैं देन गर्म पानी के। ठीक ना, एक्वेटिक लाइफ्स आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर देन हॉट वाटर। तो इसका जवाब यही है कि अगर हम, चूंकि मैंने क्या कहा कि जो ठंडा पानी है तो उसमें क्या होगा, ऑक्सीजन की मात्रा पर्याप्त रहेगी, घुला रहेगा। H2O पर्याप्त मात्रा में रहेगा, H2 पानी में O2 पर्याप्त मात्रा में रहेगा। और हमको ऑक्सीजन ही तो चाहिए। जो जलीय जंतु हैं, जो एक्वेटिक लाइफ जो जीते हैं, जैसे मछली है, अन्य चीजें हैं, टोड है, वो क्या है, पानी में ऑक्सीजन ही तो लेते हैं। ऑक्सीजन क्या है, जीवनदायिनी है। क्या बोलते हैं, प्राण वायु बोलते हैं इसको, ठीक है, हिंदी में। तो ये हमको क्या देगा, जीवन देगा। अब जब ये रहेगा ही नहीं तो मछलियां मर जाएंगी। तो अब होगा क्या, अगर हम इसको हीट देते हैं तो ये ठंडा जो है वो बाहर की तरफ निकलेगा, ये क्या जाएगा, गर्म होने लगेगा। गर्म होगा तो ऑक्सीजन भी तो गर्म होगी, और जैसे ही गर्म होगा वो क्या होगा, ऑक्सीजन निकलने लगेगा। तो पानी में ऑक्सीजन बचेगा ही नहीं। जब ऑक्सीजन पानी में नहीं बचेगा तो मछलियां, मेढक, जितने भी सारे प्राणी हो क्या हो गए, यमराज के पास पहुंच जाएंगे। ठीक, मर जाएंगे। तो यही क्या है, इसीलिए बोला जाता है जो गर्म पानी है उसकी तुलना में ठंडे पानी में एक्वेटिक लाइफ क्या होता है, अच्छी तरह से होता है। यही कारण है, पानी में ऑक्सीजन नहीं होता है बहुत कम मात्रा में होता है। और अगर आप पानी को खौलाते हैं तो ऑक्सीजन खत्म हो जाता है, ऑक्सीजन तो भाग जाएगा ना। अगर आप पानी को खौला दिए, ऐसे जैसे तालाब के जो पानी है, गर्मी के दिनों में मछलियां और अंदर चली जाती है और नीचे चली जाती है, क्योंकि ऊपर का जो पानी वो गर्म हो जाता है तो वो और नीचे भाग जाती है। क्यों नीचे का पानी में गर्म, क्योंकि सतह बाई सतह है ना, एक लेयर वाइज है ना। आप उसमें पढ़े थे स्टेट मैटर वाले में, वो लेयर वाइज होता है, कई लेयरों में होता है। तो नीचे की पानी क्या होती है, ठंडी होती है, ऊपर का जो सनलाइट है वो धीरे धीरे तो नीचे पहुंचेगा, धीरे तो पहुंचते काम खत्म हो जाता है। ठीक है, अब नीचे से हम हीटर लगाकर या फिर इंडक्शन लगाकर तो पानी गर्म कर नहीं देता तालाब का या समुद्र का, तो नीचे का पानी वैसे ही रहता है, नीचे ठंडी रहती है। सर एक्वेरियम में हीटर लगाया जाता है, उसमें क्यों मछलियां मरती हैं? एक्वेरियम में हीटर नहीं रहता है, एक्वेरियम में अलग से ऑक्सीजन देने के लिए हम पंप लगाते हैं। सर ठंडी में हीटर भी लगाया जाता है ना, हीटर नहीं रहता है, वो पंप रहता है। पानी में ऑक्सीजन बाहर से ऑक्सीजन ही देता है वो। एक्वेरियम में ऑक्सीजन, हीटर नहीं रहता है। वो हीटर तो पानी उबलने लगता है ना, वो राड को लाइट के लिए लगा हुआ है। अब कुछ दिन पहले लगा, नहीं तो वो हीटर नहीं है, वो पानी को गर्म करने के लिए नहीं, वो पंप लगाया जाता है ताकि उसमें पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन पहुंच सके। ठीक ना, हीटर लगा देंगे, पानी का गर्म पानी में मछली तलना थोड़ा है, उसमें मछली को जिलाना है, तल कर खाना नहीं है उसको। ठीक है, अग्नि में जीवन संभव नहीं है। ठीक ना, पृथ्वी में जब पहले हुआ था, जब पृथ्वी का निर्माण हुआ था तो वहां पे क्या था, अग्नि था, तो तब जीवन नहीं था। जब धीरे धीरे पृथ्वी ठंडी हुई तब जीवन का संभव हुआ। ठीक है, तो एक क्वेश्चन जो दिया हुआ है, क्या एग्जाम्पल 2.4, ये आपका होमवर्क है, इसको लगाइएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर आया है। ठीक, एग्जाम्पल 2.4 इसको लगाइएगा। ठीक, अब हमको अगला क्या पढ़ना है, हेनरी का एप्लीकेशन, हेनरी का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। एप्लीकेशन का मतलब जो दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, एप्लीकेशन। हेनरीज लॉ, हेनरी लॉ का एप्लीकेशन, एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। इसमें 3 एप्लीकेशन दिया हुआ है। पहला जो एप्लीकेशन है,
कोका कोला वाला, ठीक है। टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स, सोडा वाटर जो होते हैं, हम क्या करते हैं, जो सोडा वाटर की बोतल जो होती है, ठीक है, सोडा वाटर की बोतल बना लेते हैं, ऐसे बना लेते हैं, बन जा, थोड़ा वो टेढ़ा बना, कोई बात नहीं। इसमें जो हम कोका कोला भरते हैं, ठीक है, इसमें जो गैसें होती हैं, CO2 गैसें होती हैं, बहुत ज्यादा हाईली प्रेशर देते हैं, तब ये क्या होता है, इन गैसों को इसमें पैक किया जाता है सॉफ्ट ड्रिंक्स में। तो क्या होता है, बहुत हाईली प्रेशर देकर हमने क्या किया, बहुत प्रेशर देकर उसका जो गैस है उसकी मात्रा को, अमाउंट को हमने क्या केस में डिजॉल्व किया, ठीक। ये इसका एग्जाम्पल हुआ ऑर्डिनरी लाइफ में, ठीक। जैसे ही आप खोलते हैं इसका ढक्कन, क्या होता है, तो बहुत हिला खोलेंगे, कोका कोला ऐसे बाहर आने लगेगा, बाहर आने लगेगा, ठीक है। दूसरा इसका एक एप्लीकेशन क्या है, दूसरा एप्लीकेशन है स्कूबा ड्राइवर वाला, स्कूबा ड्राइवर। चलिए सेकंड एप्लीकेशन देख लेते हैं, स्कूबा ड्राइवर। स्कूबा ड्राइवर का मतलब गोताखोर, जो गोताखोर पानी में जाते हैं। आपकी एनसीईआरटी में स्पष्ट लिखा गया है कि जो स्कूबा डाइवर्स है मस्ट कॉप विथ हाई कंसंट्रेशन ऑफ गैसेज, डिजॉल्व गैसेज ब्रीथिंग एट एयर हाईली प्रेशर। जब पानी के अंदर हम जाएंगे, आप पढ़े हैं एक फिजिक्स में फॉर्मूला पढ़े क्लास 11 में, P बराबर H रो G, पढ़े ना, P बराबर H रो G। तो जब ये H क्या है, डेप्थ है या हाई एल्टीट्यूड है, ठीक, हाइट है। P क्या है, डेंसिटी है। G क्या है, ग्रेविटी, एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक। जितनी हाइट पर नीचे जाते रहेंगे तो P क्या है, H के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यश की मात्रा चाहे ऊपर जाए चाहे नीचे जाए, अगर यश की मात्रा बढ़ेगी तो प्रेशर की मात्रा क्या होगी, बढ़ेगी। जब प्रेशर की मात्रा बढ़ेगी तो क्या होगा, गैसें डिजॉल्व होने लगेंगी। तो जब हम पानी के अंदर जाते हैं तो हमारे ब्लड में गैसें तेजी से डिजॉल्व होने लगती हैं, क्योंकि हम मुंह से तो ऑक्सीजन लेंगे ही ना, तेजी से डिजॉल्व होने लगेगी। जब हमारे ब्लड में इनकी मात्रा तेजी से बढ़ने लगेंगी तो कैपिलरीज जो है, हमारी जो नसें हैं, वो धीरे धीरे ऑक्सीजन की मात्रा में, क्या ऑक्सीजन की मात्रा उसमें बढ़ने लगी और बबल्स बनने लगेंगे, गैसों के बबल बनने लगेंगे, जिसके कारण से नाइट्रोजन गैस डिजॉल्विंग है, मैंने अभी बताया। नाइट्रोजन गैस क्या होगा, ब्लड में ऑक्सीजन की तुलना में नाइट्रोजन डिजॉल्व होने लगेगा, क्योंकि नाइट्रोजन बहुत कम मात्रा में डिजॉल्व होता है, लेसर अमाउंट में। अभी पहले मैंने शुरू में एक वीडियो में बताया। तो नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन की मात्रा हमारे एयर में अधिक है, डिजॉल्व होने लगेगा। जब नाइट्रोजन की मात्रा अधिक डिजॉल्व होने लगेगी तो बबल बनाने लगेगा, और जब बबल बनाएगा तो ब्लड ब्लॉकेज हो जाएगा, ब्लड तेजी से इधर उधर जाएगा नहीं, हमारे फेफड़ों तक पहुंचेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, हमको नसों में दर्द होगा। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, इस कंडीशन को बोलते हैं बेंड्स कंडीशन। नेक्स्ट पेज ओपन कर लेते हैं। इस कंडीशन को क्या बोलते हैं, बेंड्स कंडीशन, लिख लेते हैं, BENDS। पूछता है, एक क्रिटिकल कंडीशन होता है ब्लॉकेज ऑफ कैपिलरीज के कारण, जो नसों में ब्लड क्या बबल बन जाते हैं, किसका, नाइट्रोजन का बबल बन जाता है, उसके कारण से ब्लॉकेज होने लगते हैं। इस कंडीशन क्या बोलते हैं, बेंड्स कंडीशन, ठीक है। और वो बहुत ही हमको पेनफुल होता है, डेंजरस इन लाइफ होता है। तो इसको हम समाप्त कैसे करते हैं, इसको समाप्त करने के लिए हमारे पास ऑक्सीजन का सिलेंडर ले जाते हैं, उसमें क्या होता है, हीलियम कितना, 11.7%, नाइट्रोजन केवल 56.2%, नाइट्रोजन, और जो ऑक्सीजन होता है सबसे कम मात्रा, सॉरी बीच में होता है, कितना, 32.1% क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। 100% में ऑक्सीजन नहीं लेके जाते, ठीक है। इसके जो सिलेंडर गोताखोर लेकर अपने पीठ पे जाते हैं उसमें यही मिला होता है, ठीक है। सर वो हैवी होता है। हाँ, भारी तो सर रहेगा ही ना, वो जितने सिलेंडर हम लेके जाएंगे। क्यों नहीं है? हाँ? वो अंदर डूबते क्यों नहीं है? तैरने तो आता है ना, डूबेंगे क्यों? सर तैरने आता है, जो सिलेंडर होता है वो हैवी होता है। हाँ, तो इतना भी हैवी थोड़ा ना है कि हम बहुत भारी लेकर जाएंगे कि हम उसको उठा ही ना पाए। पानी में जाने पर हर चीज हल्की हो जाती है, ये पता होना चाहिए। तो पानी में अगर हम हल्के हुए तो सिलेंडर भी तो हल्का हुआ, तो आसानी से हम तैर लेके। मैं आपको एग्जांपल बताऊं, जब मैं छोटा था तो अगर जैसे गांव देहातों में क्या होता है, भैंस पोखरे में जाकर नहाती है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए बाय द वे कभी आप पोखरे में गए होंगे भैंस को नहलाने के लिए, तो अगर पैर से उतनी बड़ी भैंस आप चाहेंगे तो पैर से या एक छोटी सी उंगली से भैंस को ऐसे ऐसे करेंगे तो पानी में दूर तक वो चली जाएगी, ऐसे ऐसे दूर तक चली जाएगी।
मैं भी खुद कर लूंगी। एकदम हल्की हो जाती है भैंस। अगर मान लेते हैं यहाँ पर हम एक फिगर बना लेते हैं, फिगर से आपको समझाते हैं। अगर मान लीजिए कि हमारी हमारी वाली भैंस है, ठीक है, भैंस तो बना नहीं पाऊंगा यहाँ पर, ऐसे ही बना लेता हूँ, ठीक है, ऐसे ही भैंस है। ये भैंस मेरी पानी में बैठी हुई है, ये भैंस है, ये पूछ रही भैंस की, ये पानी में बैठी हुई है, ये भैंस है, ठीक, सपोज करिए भैंस, सर भैंस ठीक है। ये तो कम कुत्ता ज्यादा लगता है। कुत्ता नहीं, ये तो शेर शेर जैसा बन गया, भेड़िया, कोई बात नहीं, यही भेड़िया ही है, ठीक है, कुत्ता ही मान लीजिए पानी में। अब ये पोखरा रहा, थोड़ा सा बड़ा करते हैं पोखरे, ये ऐसे रहा, ठीक, स्टॉप है। नहीं चल रहा है, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत, सारे बच्चे देखेंगे। ये पानी रहा, ठीक, और ये मैं रहा, मान लो कि मैं ही हूँ, ठीक है, मैं ही हूँ, ठीक। अगर मैं इसको 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 ढकेलूंगा, इसको ढकेलूंगा तो ये दूर तक बिना प्रेशर के चला जाएगा। क्यों? क्योंकि पानी में अगर मैं हल्का हुआ हूं तो ये भी तो पानी में है, ठीक है। और चूंकि पानी में क्यों दूर तक जा रहा है, क्योंकि हम जब जमीन पर ढकेलते तो फ्रिक्शन फोर्स अधिक लगता है। यहाँ पे पानी के अंदर उसके पार्टिकल खुद में मूवेबल है। पानी क्या होता है? फ्लूइड होता है, फ्लूइड जो फ्लो जाए, बहे, ठीक ना, फ्लोएशन है, तो इसके खुद पार्टिकल दूर जाने वाले, स्थिर है ही नहीं। जब हम तो पानी को ढकल रहे हैं ना, पानी को तो आसानी से ढकल सकते हैं, भैंस भी चली जाएगी, ठीक है। इस वजह से सिलेंडर हमको भारी नहीं लगता है, ठीक। 4-5 किलो का सिलेंडर या 10-12 किलो का सिलेंडर ऐसे भी हम उठा लेंगे, गोताखोर तो उठा ही लेंगे, 25-30 किलोमीटर का भी उठा लेंगे। अब पानी में जब गया तो हल्का हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आसानी से घूम रहे। हमको बस जब तक जमीन पर है तभी तो घूमना है उसको उठाकर, पानी में तो खुद ही हल्का हो गया, आसानी से घूमते गए, जब ऊपर आएंगे तब तो हल्का होगा। और धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म ही होता जाएगा, खत्म हो जाते हैं तो सिलेंडर और हल्का होता जाएगा, ठीक है। जो आपका सिलेंडर ये घरों में आता है वो स्पष्ट लिखा रहता है कितनी गैस भरी हुई है, ठीक ना। चलिए, तो ये क्या हो गया, बेंडिंग कंडीशन हो गया। और ये उसका क्या हो गया, कैसे उस बेंडिंग कंडीशन से मुक्ति पाएंगे। तो मुक्ति पाने के लिए मैंने क्या बताया कि जो हीलियम है हमारे पास 11.7%, नाइट्रोजन जो है 56.2%, और जो ऑक्सीजन है 32.1% हम उसमें ऑक्सीजन डालेंगे। एक तीसरा एप्लीकेशन है हेनरी का, थर्ड एप्लीकेशन, वो क्या, अगर हम ऊंचाई पर चढ़ते हैं, जब ऊंचाई पर चढ़ेंगे तो क्या होगा, प्रेशर की मात्रा फिर बढ़ेगी, तो जो बाहर का जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, बाहर का प्रेशर कम हो जाएगा, ठीक है। और अंदर का प्रेशर क्या हो जाएगा, हमारे जो बॉडी के अंदर का प्रेशर अधिक हो जाएगा। जब बॉडी के अंदर का प्रेशर अधिक हो गया तो क्या होगा, जो हमारे ब्लड्स है, जब प्रेशर अधिक होगा तो हमारे नाक से खून बाहर की तरफ आने लगता है, तो इसको एनॉक्सिया बोलते हैं, एनॉक्सिया कंडीशन बोलते हैं, एनॉक्सिया, एनॉक्सिया, नाक से ब्लड आने लगता है और हमको ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। क्यों कमी हो जाएगी? क्योंकि ऊंचाई पर जाने पर प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो ऑक्सीजन एयर में कम होगा, एयर ऑक्सीजन कम होगा तो अंदर तो ऑक्सीजन है ना, हम ब्लड को बाहर निकालने लगे तो क्या हो जाएगा, हमको दिक्कत हो जाएगा। तो फिर से इसका भी उपाय क्या है, ऑक्सीजन का सिलेंडर लेके जाना पड़ेगा, ठीक। तीनों एप्लीकेशन समझ में आया। चलिए, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर मैंने पहले ही बता दिया था कि इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर क्या है, कि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, गैसों को डिजॉल्विंग कम होने लगेगा। ये तीनों चीज आप याद कर लीजिएगा, ठीक है। 2 इंडेक्स के क्वेश्चन दिए गए हैं, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, 2.6 और 2.7। यहीं पर आपका हेनरी लॉ हो गया समाप्त, पूरी तरह से समाप्त हो गया। अब जो हमको अगला टॉपिक पढ़ना है, इस पेज को इरेज कर लिया जाता है। अगला जो टॉपिक पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर, वेपर प्रेशर ऑफ किसका, हम अभी क्या पढ़ रहे थे, सॉलिड इन लिक्विड पढ़ रहे थे, गैस इन लिक्विड पढ़ रहे थे, लेकिन अब क्या पढ़ना है, वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड ही पढ़ेंगे, लिक्विड इन लिक्विड सॉल्यूशन, ये पढ़ा जाएगा। और इसमें क्या आएगा, इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा, इंपॉर्टेंट डिफिनेशन आएगा, राउल्ट्स लॉ। क्या आएगा, राउल्ट्स लॉ, ठीक है। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। इसी राउल्ट्स लॉ हम लोग इसके सेकंड पार्ट वाले वीडियो में देखा जाएगा, वो रात को वीडियो आपको मिलेगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर दिस वीडियो, ताकि सभी बच्चों को एग्जाम आते आते सारे चैप्टर्स, केमिस्ट्री के, फिजिक्स के, मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर्स मिल सके। जय हिंद, जय भारत।